आज हम लोग पीजी सेमेस्टर 1 के लिए CC 102 पेपर का चर्चा करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी तैयारी में लगे होंगे। यदि हम इस पेपर की बात करें तो क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है मिस्र की सभ्यता के सामाजिक, मिस्र की सभ्यता की जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता जो है वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के विषय में आप अच्छे से पढ़ लें। मिस्र की सभ्यता के पतन के कारण पूछ सकते हैं। मिस्र की सभ्यता की देन पूछा जा सकता है कि हमारा इजिप्ट सिविलाइजेशन ने वर्ल्ड को क्या दिया, क्योंकि एक पिरामिड का युग था। आप सभी जानते हैं वहाँ पर लोगों का अपने पूर्वजों के प्रति काफ़ी विश्वास था, काफ़ी सम्मान था, है ना। वो किस प्रकार से वो पिरामिड का निर्माण वो करते थे, पिरामिड का युग भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% बनेगा। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ना है, और मेसोपोटामिया में आपको बेबीलोन भी आता है, सुमेरियन भी सभ्यता आता है, असीरियन सभ्यता आता है। आप सभी जानते हैं कि यह जो सभ्यता थी वो दजला और फुरात नदी के किनारे डेवलप हुआ था, आसपास डेवलप हुआ था। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रख के आपको पढ़ना है। यदि आप बेबीलोन की सभ्यता पढ़ते हैं तो एक बहुत ही महान शासक हुए वहाँ पर हम्मुराबी। हम्मुराबी विश्व के इतिहास में, खासकर मेसोपोटामिया के इतिहास में, बेबीलोन के इतिहास में यदि देखा जाए तो उसकी कानून संहिता, विधि संहिता के लिए वो काफ़ी फेमस है। विधि संहिता उनकी क्या था, हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे और उनके विषय में भी जानेंगे कि वो कब से कब तक शासन वहाँ पर किए, उन्होंने क्या क्या सुधार किया, उनका विधि संहिता क्यों इतना इम्पोर्टेंट रहा। ठीक है, तो आज हम वही चर्चा करेंगे। बाकी आपको और भी टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे आप कसाइट के बारे में भी पढ़ सकते हैं, इसी में है। और उसके बाद आप सुमेरियन सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, मतलब सब चीज़ में आपको सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, ये सब चीज़ आपको पढ़ना ही है। आगे आप जाइएगा तो एक चीन की सभ्यता भी आपको पढ़ना है, यूनान की सभ्यता भी पढ़ना है। तो यूनान की सभ्यता में खासकर पेरिक्लीज़ को आपको पढ़ने पड़ेंगे। पेरिक्लीज़ ने एथेंस को किस प्रकार से सुधार किया, कला संस्कृति में किस तरह डेवलपमेंट किया। एथेंस, है ना, पेरिक्लीज़ के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है यूनान के इतिहास में। तो स्वर्ण युग, किसी भी युग को गोल्डन एज बोल देना, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कला, संस्कृति, अच्छी शासन व्यवस्था थी, साहित्य का विकास हुआ, कला का विकास हुआ, इसलिए हम गोल्डन एज बोले। तो पेरिक्लीज़ एज को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे यूनान के इतिहास में। यूनान के इतिहास में बहुत सारे हिस्टोरियन हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, कला भी बहुत सारा चीज़ देने का काम किया यूनान। जैसे आप हेरोडोटस का नाम सुनते हैं, थ्यूसिडाइड का नाम सुनते हैं, ये कहाँ के थे? ये यूनान के थे। बहुत सारे विचारक, फिलोसोफर बहुत सारे यूनान में हुए हैं। तो यूनान का विश्व को देन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में यूनान का क्या देन। तो चलिए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग बात करते हैं हम्मुराबी के विषय में। देखिए, हम्मुराबी का अर्थ क्या है? सेमेटिक राजवंश का छठा शासक। सेमेटिक याद रखिएगा, सेमेटिक राजवंश का छठा शासक हम्मुराबी, अर्थात हामू देवता, यह प्रथम सेमाइट देवता था, यानी हामू देवता। 1812 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। यानी हम्मुराबी ने कब तक शासन किया? 1812 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे पास काफ़ी स्रोत उपलब्ध है। हम्मुराबी से पूर्व सुमुल, इलुगुबुन, इमेरू, अपीलसीन तथा सिन मुबलित ने बेबीलोनिया की गद्दी को संभाला था। सिन मुबलित का पुत्र, हम्मुराबी का पिता का नाम क्या था? सिन मुबलित। हम्मुराबी बेबीलोन की गद्दी पर जब बैठा तो उसके अधिकार में लगभग सारा अक्काद और सीपर से निपुर तक का प्रदेश था। हम्मुराबी जब गद्दी पर बैठा तो उसके सबसे बड़े विरोधी इलम और इसिन के शासक थे। इलम और इसिन के शासक थे इसके सबसे बड़े विरोधी। एलम के शासक ने सुमेर के दक्षिण भाग को अपने अधीन कर लिया था और उसका पुत्र सुमेर और अक्कड़ को हम्मुराबी से छीन लेना चाह रहा था, मतलब हम्मुराबी से वो प्रदेश को छीनना चाहता था।
एलम के नरेश का पुत्र रिमसिन और हम्मुराबी की शक्ति को नजरअंदाज करने वाला इसीन का शासक था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम्मुराबी के दो शक्तिशाली विरोधी तत्व खतरे की घंटी बजा रहे थे, मतलब इनके सामने विरोधी भी सर उठा रहे थे। अब देखिए किस तरह से अपने विरोधियों को ये निपटने का प्रयास करते हैं। इन्होंने अब बयान किया, तो ये सब आपको सारा चीज नहीं लिखना है। यदि आपको एग्जाम में पूछ दे कि हम्मुराबी की विधि संहिता लिखिए, तो आपको विधि संहिता पर इंट्रोडक्शन दे करके आपको विधि संहिता पर चल जाना है। विजय अभियान पूछे तो अभियान देना है। तो हम लोग कानून के विषय में चर्चा करते हैं, लॉ के विषय में चर्चा करते हैं। उपयुक्त विजयों के पश्चात साम्राज्य को सुसंगठित करने का प्रयास हम्मुराबी ने किया। उसके विधि संहिता से ही उसके गुणों की जानकारी हमें मिलती। मान लीजिए हम शासक बनेंगे, हमने जो नियम कानून जो बनाएंगे, इससे हमारा पता चलेगा कि हमको किसके प्रति क्या लगाव है, कितना मेरा सोच है, मेरा बौद्धिक स्तर कितना ऊंचा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या सुधार करना चाहते हैं। तो मैं जो कानून बनाऊंगा, इससे हमारा व्यक्तित्व भी पता चलता है। तो उसकी विधि संहिता से ही उसके गुणों की जानकारी हमें होती है। अपने गहरे अनुभवों के आधार पर उन्होंने विभिन्न प्रदेशों और जातियों के कानूनों तथा रीति रिवाजों में एकरूपता लाने का सफलतापूर्वक प्रयास किया। एक रूप हो, नियम कानून सबके लिए बराबर हो, किसी के लिए कोई दूसरा नियम, किसी के लिए तीसरा नियम, ये नहीं, सभी के लिए समान हो। विधि संहिता के बहुत से राजाओं द्वारा लिखित पत्र, व्यापारिक और कानूनी कागज पत्रों के अध्ययन से यानी इसके काल के विकसित अवस्था में समृद्धि की जानकारी होती है। यानी लगता है कि ये काल जो था वो बहुत ही समृद्धि का काल था। साधारण जनता को कानूनी सुविधा हो जाए, इसे ध्यान में रखते हुए कानून के प्रमुख धाराओं को हम्मुराबी ने अपने शासन के 40वें और 43वें अर्थात 3 वर्षों के बीच जगह जगह खुदवाए। भैया कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए, कानून क्या कहता है जगह जगह पर खुदा हुआ मिलेगा, लोग उसको पढ़ेंगे, उनको जानकारी हो। समझिए कितना बड़ा सोच था, ठीक है, जिनमें हम लगभग 250 धाराओं का अध्ययन कर सकते हैं। 250 धाराओं का अध्ययन कर सकते हैं। हम्मुराबी के कानून संहिता से पूर्व ही उरुकागीना नामक एक राजा ने, इनके पहले भी उरुकागीना नामक राजा ने अपनी प्रजा की सुविधा के लिए कुछ कानून बनाए। इनके पहले भी कुछ राजा ने कानून बनाए थे। हम्मुराबी ने भी पुराने और नए सामाजिक बनावट को ध्यान में रखते हुए कानून का संग्रह किया। भैया अपडेशन होना चाहिए। पहले का जो कानून था उस समय के परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया था। परिस्थितियां बदलती रहती है, उसको ध्यान में रख करके फिर नए कानून का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने उसका भी देखा और फिर उसको एक नया आधार देने का काम किया। समय के साथ कई पुराने मान्यताओं में उसने संशोधन किया। प्रस्तावना के अध्ययन से ऐसा लगता है उसके कानून की मान्यता फारस की खाड़ी से असीरिया तक थी। सभी लोग उसके कानून को माने, लेकिन इसे बहुत से विद्वानों ने नहीं माना। सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण से हम्मुराबी ने विधि संहिता के माध्यम से वैवाहिक जीवन पर भी ध्यान दिया। वैवाहिक जीवन पर भी उन्होंने विधि संहिता के माध्यम से ध्यान दिया और औरतों को सामाजिक मान्यता मिले, औरतों के साथ कोई भेदभाव ना हो, है ना, इसका नियम क्या होगा वो पूरी तरह से ध्यान में रखा। इसे ध्यान में रखते हुए पत्नी द्वारा पति को तलाक देने का कुछ विशेष स्थिति में प्रावधान किया। दे सकती है, यदि उसके पति में क्या क्या डिमेरिट हो जाए ये वर्णन कर दिए हैं। इसी स्थिति में पत्नी जो है पति को तलाक दे सकती है। चरित्रहीन पत्नी को भी कठोर दंड देने का नियम बना। जो चरित्रहीन पत्नी है उनको भी कठोर दंड दिया जाए। इन सुविधाओं के माध्यम से मिस्र के स्त्रियों के समान बेबीलोन की स्त्रियों को भी समाज में मान्यता मिली। जिस प्रकार से मिस्र के इतिहास में स्त्रियों को सम्मान दिया गया, मान्यताएं दी गई, उसी प्रकार से बेबीलोन के इतिहास में भी स्त्रियों को जो है सो सम्मान दिया गया।
प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम्मुराबी दासों की स्थिति में सुधार करना आवश्यक समझता था। वो दासों, जिसको दास किसको बोलते हैं? अरे भैया, जो जिसको कोई लोग खरीदता है, काम करने के लिए रखता है ना, ये बोलता हम आपके दास हैं, आप जो कहिएगा हमको करना पड़ेगा, क्योंकि उसको खरीदा जाता है। तो इन्होंने देखिए कितने महान शासक थे। इन्होंने महिलाओं के कंडीशन को देखा, दासों के कंडीशन को देखा, दुकानदारों को कंडीशन को देखा, सब तरह के कंडीशन देखकर इन्होंने नियम बनाने का काम किया। देखिए, प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम्मुराबी दासों की स्थिति में सुधार करना आवश्यक समझता था। बेबीलोन में दासों, युद्धबंदियों को बनाया जाता, जो युद्ध में जो बंदी होते थे उनको दास बना लिया जाता था, तथा दास से पैदा हुआ बच्चा भी दास ही बनता था। मान लीजिए हमको युद्ध में बंदी बनाकर दास बना लिया गया, मेरे जो बच्चे होंगे वो भी दास कहलाएंगे, इन्हें बेचा और खरीदा जा सकता था। ये जिंदा लाश थे, ये जिंदा लाश थे। दासों की स्थिति में सुधार हम्मुराबी का एक क्रांतिकारी कदम था। उनको लगता था कि एक दास भी स्वाभिमान का जीवन जिए, उसके अंदर भी स्वतंत्रता हो। दासों की स्थिति को सुधार करने के लिए भी उन्होंने कदम उठाया। उन्हें कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हुए, यानी दासों को भी कानूनी अधिकार दिया गया। कुछ विशेष स्थिति में वे न्यायालय की शरण जा सकते थे। कानूनी रूप से हम्मुराबी ने इन पर अत्याचार और कठोर दंडों की मनाही कर दी कि कोई भी मालिक जो है दासों पर अत्याचार नहीं कर सकता है। सामाजिक प्रगति के दृष्टिकोण से कानून में संशोधन की प्रक्रिया की व्यवस्था हम्मुराबी ने की, यानी एक इस तरह के कानून में भी सामान्य प्रक्रिया के द्वारा इसमें सुधार किया जा सकता है। सैनिक संगठन और प्रशासन को मजबूत बनाकर हम्मुराबी ने विरोधियों को दबाना प्रारंभ कर दिया। एलामाइट सरदार रिमसिन को हराकर इरेक नामक नगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आने वाले लगभग 2 दशक तक एलामाइट लोगों ने हम्मुराबी के साम्राज्य से टकराने की हिम्मत न की, मतलब इतना बढ़िया सुदृढ़ शासन व्यवस्था कायम कर दी कि विरोधी भी इससे मुकाबला नहीं कर पाए। होए भी अधिकांश हिस्सों को हम्मुराबी ने मेसोपोटामिया का अंश बना लिया। अक्कर का उत्तरी भाग तथा असूर को अपने अधीन कर लिया। बेबीलोन नगर हम्मुराबी के विशाल साम्राज्य की राजधानी हुई। बेबीलोन नगर जो है वो हम्मुराबी के विशाल साम्राज्य की क्या हुई? राजधानी हुई। आंतरिक शासन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हम्मुराबी ने कुछ ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जो अर्धसैनिक वर्ग थे। मान प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्तियों को ही उसने सम्मानित एवं ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। ये अधिकारी सार्वजनिक कार्यों की देखभाल, कर वसूलना और गुलामों पर नियंत्रण रखते थे। सर्वोच्च शक्ति शासक में नीति, तो ये आपका हो गया, ये इसका सुधार था। हम्मुराबी ने न्याय पर भी ध्यान दिया। न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। पहले प्रकार के न्यायालय में राजा द्वारा नियुक्त पदाधिकारी मुकदमा का फैसला सुनाते थे। इससे उच्च और अंतिम न्यायालय राजा का दरबार होता था, जिसका मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे? राजा होते थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राजा करता था, लेकिन इनके अधिकार पर नियंत्रण करने के लिए नगर के वृद्धजनों का एक समूह होता था जो न्यायाधीशों पर नियंत्रण करने का काम करता था। लिखित फैसले के बाद उसमें परिवर्तन करना गैर कानूनी था और करने वाले न्यायाधीश भ्रष्टाचार और पक्षपात का दोषी करार दिया जाता था, यानी इसमें आप किसी तरह का सुधार नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम्मुराबी ने न्याय विभाग की व्यवस्था केंद्र के अलावा प्रांतों एवं नगरों में भी किया। समय अनुसार किसी विशेष मुकदमों के फैसले के लिए राजा द्वारा कोई विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था। राजा के न्यायालय से नीचे न्यायालय का एक और स्तर था जो 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग था दीवानी न्यायालय और धार्मिक न्यायालय, दूसरा धार्मिक न्यायालय। साम्राज्य का प्राय प्रत्येक मंदिर न्यायालय होता था, प्रत्येक मंदिर न्यायालय होता था। धार्मिक मुकदमों की सुनवाई प्राय पुजारी और दीवानी मुकदमों का फैसला मजिस्ट्रेट सुनाता था। न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 1 से 4 तक होती थी। फैसला प्राय जो होता था वो लिखित होता था। उसमें गवाहों का निर्णय के क्षेत्र में बड़ा ही महत्व था, माने गवाह जो देते थे उसका भी इम्पोर्टेंस था। हम्मुराबी के काल का समाज जो है 3 वर्गों में बटा था। पहला वर्ग धार्मिक, राजनीतिक और बड़े बड़े सैनिक अधिकारियों का था।
जिन्हें अमेलू कहते थे। यह वर्ग काफ़ी धनी था और इनके पास जमीनें थी जिन पर दासों और मजदूरों द्वारा काम कराया जाता था। समाज का यह पहला वर्ग व्यापार में भी लगा रहता था। मस्कीनू नामक वर्ग दूसरे स्तर का था, जिसमें दुकानदार, शिल्पकार और कारीगर हुआ करते थे। दासों की संख्या भी काफी थी। इनकी स्थिति में हम्मुराबी ने सुधार किया। अब ये लोग संपत्ति रख सकते थे, व्यापार कर सकते थे, कर्ज के रूप में धन भी प्राप्त कर सकते थे। स्वतंत्र व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार इन्हें मिला और अब इनके बच्चे गुलाम नहीं हो सकते थे। रुपया देकर ये अब मालिक से छुटकारा पा सकते थे। यानी हम्मुराबी ने दासों का उद्धार किया। अपराधियों को कठोर दंड देने की जानकारी हमें जो है हम्मुराबी की कानून संहिता में मिलती है। हत्या, डकैती, मंदिर में चोरी और अपराध आदि दोषी के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था की गई थी। समझ गए क्या क्या चीज के लिए? हत्या, डकैती, मंदिरों में चोरी और अपराध आदि दोषी के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था के। प्यारे स्टूडेंट्स, अभी हमारे देश में इसी को दंड देने के लिए हमें वर्षों इंतजार करना पड़ता है और दोषियों को सजा मिलती है। लेकिन पढ़िए और इसको समझने का प्रयास कीजिए कि हम्मुराबी की विधि संहिता कितनी बढ़िया था कि जो हत्या करते थे, डकैती करते थे, मंदिरों में चोरी करते थे और अपराध करते थे और उसको दोषी जो पाए जाते थे उनको मृत्युदंड दिया जाता था। आंख फोड़ने की सजा दोषी व्यक्ति के भी आंख फोड़ देने की थी। मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी का आंख फोड़ा है तो उसका भी आंख फोड़ दिया जाता था। कुछ अन्य प्रकार की गलतियों की सजा अंग भंग, कोड़ा से पीटना तथा जुर्माने के रूप में देना भी था। गरीब या निम्न व्यक्ति को एक गलती के लिए जितनी सजा मिलती थी उसी गलती के लिए धनी व्यक्ति को दूनी सजा देने की प्रावधान था। मतलब यदि कोई गरीब व्यक्ति कोई गलती करता है और वही गलती यदि कोई धनी व्यक्ति करता है उसको डबल सजा मिलेगी। वाह रे वाह विधि संहिता। हम्मुराबी ने दीवानी कानूनों पर ज्यादा ध्यान दिया। शादी में लड़कों द्वारा जो भी संपत्ति पाई जाती थी उस पर लड़की का अधिकार होता था। अगर विवाहित स्त्री निसंतान मरती थी तो उसकी संपत्ति पुनः उसके पिता को मिल जाती थी। जमीन के स्वामित्व, बटाईदारी एवं जमीन पर कर्ज लेने के संबंध में भी हम्मुराबी ने कानून बनाया, जिससे गरीब लोगों का शोषण उतना नहीं हो पाता था। डॉक्टरों के फीस हम्मुराबी ने तय किए कि आपकी फीस कितनी होगी। व्यापार में धोखाधड़ी करने वालों के लिए कठोर सजा की व्यवस्था थी। व्यापार का मुख्य माध्यम वस्तुओं का लेन देन था और कभी कभी माध्यम के रूप में बहुमूल्य धातुओं का भी प्रयोग होता था। सिक्के की चर्चा हम इस काल में नहीं पाते। सूद की दर प्राय जो होते थे 20% वार्षिक थी। चांदी यहाँ काफी मात्रा में उपलब्ध था और सोना बहुत कम था। अतः चांदी से 12 से 15 गुना अधिक मूल्यवान सोना था। कला के क्षेत्र में हम्मुराबी के काल में हम पाते हैं कि मकानों की नींव पक्की ईंटों की होती थी। ऊपरी का ढांचा कच्ची ईंटों का। मकान में छत होते थे जो गर्मी के दिनों में सोने के काम में भी आते थे। इस काल में जलपोत की भी चर्चा मिलती है। उपयुक्त तत्वों के आधार पर हम्मुराबी को पश्चिमी सीमांतों की शक्ति और प्रतिष्ठा को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाला कहा जा सकता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया एक थ्रू आउट हम्मुराबी का बायोग्राफी, उनके द्वारा सुधार कि किस प्रकार से हम्मुराबी ने बेबीलोन को एक नया दिशा देने का काम किया। और उसकी सबसे बड़ी जो देन है वो हम्मुराबी की कानूनी विधि संहिता। और इसके डिटेल जो है सो और भी मतलब थोड़ा सा है जिसको हम PDF उपलब्ध करा देंगे, उसमें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और उसको एग्जाम में आप अच्छे से लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।